नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिप्रभा लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का 25वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम में से जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर फ्री में एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम जय संहिता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बाबर के द्वारा कुल 4 युद्ध लड़े गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इसमें पहला तो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, ये जितने भी जो युद्ध हैं सभी में बाबर जीता था। तो अगला कौन सा था दोस्तों? अगला था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था, और ये बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर और अफगानों के मध्य। और इन सभी युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि वह पहले भारतीय जिन्होंने लंदन में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस जी सोच रहे होंगे, तो भैया वो पहले भारतीय नहीं थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी पहले भारतीय नहीं थे। पहले भारतीय जिन्होंने लंदन में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किन गुरु ने किया था। तो बताइए भाई, जो गुरुमुखी लिपि है, इसका आरंभ किस गुरु ने किया था। तो ये किया था गुरु अंगद जी ने। ठीक है, किसने किया था भैया? तो ये किया था गुरु अंगद जी ने। चलिए अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सिख धर्म से संबंधित, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो वो थे गुरु नानक। ठीक है, जो गुरु नानक थे, ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर शुरू करवाया था। तो अगर आपसे पूछे कि लंगर किसने शुरू करवाया था, तो ये किया था गुरु नानक जी ने। और इन्होंने ही दोस्तों संगत, जिसे धर्मशाला बोलते हैं, और पंगत यानी कि जो लंगर है, उसको भी शुरू किया था। यानी कि संगत और पंगत की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक जी ही सिखों के पहले गुरु थे, और इन्होंने गुरु का लंगर भी शुरू करवाया था। और संगत और पंगत की शुरुआत भी गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद जी, यही सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने ही दोस्तों गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने लंगर को स्थायी बनाया। तो अगर आपसे पूछा है कि लंगर को शुरू किसने कराया था, तो शुरू तो गुरु नानक देव ने करवाया था, लेकिन स्थायी किसने बनवाया? तो स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने। ठीक है, यानी कि जो आपका लंगर है, इसको किसने स्थायी बनाया था? तो ये बनाया था गुरु अंगद ने। अगला है, गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, और इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को चलाया था। तो हिंदू से अलग विवाह पद्धति कौन सी थी? तो वो थी लवन। और किसने चलाया था? तो वो चलाया था गुरु अमरदास जी ने। इन्होंने ही दोस्तों 22 गद्दियों की भी स्थापना की थी। और सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था, और इन्हें ही अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी, जिस पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय खुदवाया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? बीबी भानी। और बीबी भानी को बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी, जिस पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय खुदवाया था। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि गुरु रामदास ने गुरुपद को पैतृक बनाया था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि वह कौन गुरु थे जिन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया था। तो वो थे गुरु रामदास। ठीक है, उससे पहले गुरुपद पैतृक नहीं था,
कोई भी गुरु बन सकता था, लेकिन गुरु रामदास ने गुरुपद को पैतृक बना दिया, यानी कि इनके परिवार का सदस्य ही अब आगे से गुरु बनेगा। अगला है दोस्तों गुरु अर्जन, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, ये गुरु रामदास के पुत्र थे और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था, तो उसकी सहायता के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। ठीक है, यानी कि सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों गुरु हरगोविंद, ये सिखों के 6ठे गुरु थे जिन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। अगला है दोस्तों इन्होंने अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। ये सिखों के 6ठे गुरु थे और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। ठीक है, और इन्होंने अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। तो वह कौन थे जिन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की? वो थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरराय दोस्तों सिखों के 7वें गुरु थे। ठीक है, गुरु हरराय सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये थे 7वें गुरु। चलिए अगला पॉइंट है गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे और हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन से सिख धर्म के गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी? तो वो थे गुरु हरकिशन। गुरु तेग बहादुर दोस्तों सिखों के 9वें गुरु थे और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। किसकी दोस्तों? गुरु तेग बहादुर जी की। अगला पॉइंट है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, गुरु गोविंद सिंह जी जरूर याद रख लेना कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने ही स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था। चलिए इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बहुत सारे। इन्होंने सिखों को 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। ठीक है, सिखों को 5 ककार किसने अनिवार्य किए थे? तो वो किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। और प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो 5 ककार कौन कौन से थे? तो वो थे केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। और ये रखने की आज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। इन्होंने सिखों को नाम के अपने अंत में सिंह लगाने को कहा था। ठीक है, जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने वैशाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी भैया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। पाहुल प्रणाली को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने चलवाया था। इनके 2 पुत्र थे, कौन कौन से? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखना। इन्हें सरहिंद के मुगल फौजीदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी थे, इन्हें सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने गुरुवाड़ी को सिखों का गुरु घोषित किया था। यानी कि अब तक जो गुरुपद पैतृक चला आ रहा था वो यहीं पे आके समाप्त हो गया और इन्होंने कह दिया कि अब से जो गुरुवाड़ी होगी वही सिखों का नेतृत्व करेगी। यानी कि सिखों का अब वही गुरु है, इसलिए अब गुरुवाड़ी को गुरु का दर्जा दे दिया था। तो किसने दिया था भैया? तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यह दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? तो देखो, वह शासक लोधी वंश का जो अपने सरदारों को मकसद अली कहता था वो था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ही था लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बहलोल लोधी। ठीक है, कौन था? बहलोल लोधी। और यही अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी? देखो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी थी? तो वो होती थी जमना लाल बजाज जी ने। किसने त्यागी थी भैया राय बहादुर की उपाधि? तो ये त्यागी थी जमना लाल बजाज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्यागी थी? कैसरे हिंद की। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि, जिससे बोला जाता नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि आ जाए या सर की उपाधि, तो किसने त्यागी थी? तो ये त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, किसने दोस्तों? तो ये की थी सचिंद्र सान्याल ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। देखते भैया क्या था। तो देखिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। ये सन जरूर याद रखना, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी।
संस्थापक कौन थे? सचिंदर सान्याल, ठीक है। और स्थान क्या था? तो वो था कानपुर। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HRA, इसकी स्थापना 1924 में सचिंदर नाथ सान्याल ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी कानपुर में। अगला है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे कहते हैं HSRA, ठीक है, HSRA। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और भगत सिंह जी ने की थी। और ये हुई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है भैया? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला आपसे दोस्तों पूछा है कि बताइए फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो वो हैं तारकनाथ दास, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास। संवाद कौमुदी दोस्तों ये राजा राममोहन राय जी की रचना है और अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लेना। फ्री हिंदुस्तान के कौन है? तारकनाथ दास। संवाद कौमुदी के राजा राममोहन राय हैं और अल हिलाल के हैं अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों व्हीलर द्वीप पहली बात तो ये जानो ये उड़ीसा में है और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये किस नदी के किनारे पे है भैया? तो ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। किसके किनारे है? तो ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। मैं आपको जनगणना से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आप चिंता मत करो। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। इस क्लास में मैं नहीं ला पाया, लेकिन आगे से जो भी जनगणना का क्वेश्चन होगा मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये है थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भैया। जो संविधान सभा थी इसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। ये बहुत बार पूछा गया है कब हुआ था दोस्तों चुनाव? तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी जानेंगे। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो देखिए पहला पॉइंट है संविधान सभा का जो चुनाव है वो हुआ था जुलाई 1946 में, ठीक है। इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितनी सदस्य संख्या थी? 389, जिसमें प्रांतों से कुल 296 सदस्य थे, ठीक है। प्रांतों से कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? 296 सदस्यों का, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और 15 अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389, जिसमें से प्रांतों से कितने सदस्यों को चुनाव हुआ? 296 का, ठीक है। 296 में से कांग्रेस के कितने थे? 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 जो थे वो अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। यानी कि जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ये हुए थे निर्वाचित, इनका चुनाव हुआ था। कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी निर्वाचित हुए थे। अगला है तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बताइए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये थी तीसरी बैठक, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में होती है। चलिए अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल 33 थी। ये संख्या याद रखना, पूछा जा सकता है कि बताइए संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो थे 33। और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी इसमें 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाई किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो ये क्या था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं जी ये आते हैं आपके अनुच्छेद 32 में, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस में आते हैं? अनुच्छेद 32 में।
इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये था अनुच्छेद 123। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, जिसके तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश को जारी करता है। चलिए इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में किसका गठन है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। तो यह भी आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 और राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये था कांग्रेस का इलाहाबाद वाला अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कांग्रेस के जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो देखिए इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 में, स्थान था मुंबई, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भैया? कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। चलिए अगला अधिवेशन याद रखो, इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, स्थान है कलकत्ता, और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ है, कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में, और अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अब इसका जो तीसरा अधिवेशन है वो हुआ था 1887 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो भाई कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? तो वो था तीसरा अधिवेशन। ठीक है, 1887 में मद्रास में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला देखते हैं चौथा अधिवेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौथा। ये हुआ था वर्ष 1888 में। ठीक है, स्थान था इलाहाबाद, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन से? इलाहाबाद अधिवेशन। कब हुआ था? 1888 में। कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये था चौथा अधिवेशन। तो ये सारे बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं, सब आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों 12वां अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था, और ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमुतुल्लाह सयानी, और इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, एक एक फैक्ट यहाँ से याद रखना है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मेरे भाई अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ठीक है, और ये किस देश की थी? तो ये थी रूस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेश्कोवा। कहाँ की थी? रूस की। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कैरोलिन मिकल्सन। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिन मिकल्सन। अच्छा अगला है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेबई। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर चलने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला सभापति थी विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों याद रखना सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मौलिक अम्ल। चलिए बताइए दोस्तों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही इन दोनों में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, घास में पाया जाता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल, दूध व दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे भैया आसियान का मुख्यालय है जरकाता में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी, हालांकि अब तो नुसंतारा हो गई है, पर पहले जरकाता थी, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय तो ये है जरकाता में। चलिए दोस्तों राष्ट्रमंडल मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल का है लंदन में, यूनेस्को का है पेरिस में, और नाटो का है ब्रुसेल्स में। ठीक है, राष्ट्रमंडल का लंदन में है, यूनेस्को का पेरिस में, और नाटो का है ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए थे। तो ये थे उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन है,
1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये इन्होंने की थी इलाहाबाद में। ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी इन्होंने कहाँ पर भैया? ये की थी इन्होंने इलाहाबाद में। चलिए दोस्तों, दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैंने आंसर थोड़ा गलत दे दिया था। हाँ, ये वाला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये था कलकत्ता अधिवेशन। मैंने यहाँ पर धोखे से इलाहाबाद बोल दिया। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था और ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। ठीक है, इसमें ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। तो ये याद रखना है। चलिए अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए किया था फेदोमीटर का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये होता है फेदोमीटर का। चलिए दोस्तों, रेन गेज किसको नापता है? वर्षा को। बैरोमीटर से दोस्तों वायुदाब को मापा जाता है। और गायरोस्कोप से क्या होता है? तो ये घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापता है। ठीक है, यानी कि रेन गेज वर्षा को मापता है, बैरोमीटर वायुदाब को, और गायरोस्कोप मापता है घूमती हुई वस्तु की गति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लार की है 6.5, मूत्र की है 6 और दूध की है 6.4। सब याद रखना दोस्तों, लार की कितनी? 6.5, मूत्र की है 6 और दूध की है 6.4। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। कब किया गया था भाई? तो ये किया गया था 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। राष्ट्रीय कृषि प्रबंध अकादमी है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है हैदराबाद में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।